गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। पीछे की क्लासेस में हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और रेस्पिरेशन के अंदर होने वाली मुख्य प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम रेस्पिरेशन के अंतर्गत प्रारंभ करेंगे क्रेब्स साइकिल। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज के विखंडन से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान अंत में जो उत्पाद बनता है उसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं। ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स की संख्या 6 होती है और ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं और पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम्स की संख्या 3 होती है, यानी ग्लूकोज की तुलना में आधी कार्बन की संख्या यहाँ पर होती है और इसीलिए ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से पायरुविक एसिड के 2 अणु हमें ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है यह साइटोप्लाज्म में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। अब यहां से हम आगे प्रारंभ करते हैं कि पायरुविक एसिड जो है इसके आगे इस किस प्रक्रिया के तहत जो है पायरुविक एसिड जो है इसका विखंडन होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि पायरुविक एसिड जो है यह इसके 2 प्रक्रियाएं जो है इसके साथ संपन्न हो सकती है। पहली प्रक्रिया जो है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होती है उस समय यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या वायवीय श्वसन होता है, और अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है या अवायवीय श्वसन होता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया तक हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत पायरुविक एसिड है उसे अगर ऑक्सीजन मिलती है तो वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अवायवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सामान्यतया सभी सजीवों में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, अतः एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए चलते हम आगे कि किस प्रकार से पायरुविक एसिड जो है इसका एरोबिक रेस्पिरेशन संपन्न होता है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। पायरुविक एसिड जो है इसका सबसे पहले इसका मेटाबॉलिज्म होता है और यह एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होता है। अर्थात पायरुविक एसिड जो है इसकी एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत यह एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इस एरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत में सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और यह जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है यह इसके उपरांत सिट्रिक एसिड साइकिल या जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं उसके अंदर प्रवेश करता है। यानी क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने वाला अणु पायरुविक एसिड न होकर यह एसिटिल कोएंजाइम ए होता है और क्रेब्स साइकिल के अंदर इस एसिटिल कोएंजाइम ए से CO2 और H2 हमें प्राप्त होते हैं और इसके दौरान एनर्जी जो मुक्त होती है वह NADH और FADH के रूप में संग्रहित होती है। तो NADH और FADH का निर्माण जो है एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल के दौरान होता है और पायरुवेट जो है इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। इससे पहले की जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वह कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, परंतु जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन है यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और इस ओवरऑल रिएक्शन को हम इस समीकरण के द्वारा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। समीकरण है कि पायरुवेट जो है यह निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यह हाइड्रोजन ग्राही होता है और कोएंजाइम ए इसके साथ अभिक्रिया करता है। यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कई रिएक्शंस यहाँ पर साथ में शामिल होती है। इसे हमने संक्षिप्त में लिखा है इस रिएक्शन के द्वारा। तो इनसे मिलकर पायरुवेट जो है इसमें 3 कार्बन होते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं और एक कार्बन जो है CO2 के रूप में निष्कासित हो जाता है और फाइनली NAD जो है हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADH का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया के दौरान 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली क्रिया इंपॉर्टेंट ये है
कि पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होते हैं। तो 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम हमें प्राप्त होता है। और सबसे पहले CO2 का निष्कासन इस स्टेप के अंदर होता है। तो CO2 का अणु जो है सबसे पहले इस स्टेप के अंदर निष्कासित होता है। तो अगर देखा जाए तो पाइरुवेट के टोटल 2 अणु ग्लूकोज से हमें प्राप्त होते हैं। तो पाइरुवेट के 2 अणु से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के एटम मुक्त हो जाते हैं और 2 ही NADH हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होती है वह इस स्टेप के अंदर होती है। तो ये बहुत याद रखने लायक स्टेप है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कब मुक्त होती है, तो जब पाइरुवेट का रूपांतरण एसिटिल को एंजाइम ए में होता है, उस समय सबसे पहले CO2 जो है मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये पाइरुवेट है, पाइरुवेट के अंदर यहाँ पर ये को एंजाइम ए इससे संयुक्त होता है और यह जो CO2 है ये CO2 यहाँ से मुक्त हो जाती है। NAD जो है हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADH2 का निर्माण करता है और पाइरुवेट फाइनली एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस स्थान के ऊपर यहाँ पर को एंजाइम ए आकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण होता है। इस पूरी अभिक्रिया को, जो कि कई स्टेप में पूर्ण होती है, उसे कई एंजाइम जो है ये मीडिएट करते हैं और इस कंप्लीट सभी एंजाइम को संयुक्त रूप से हम यहाँ पर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। और इस पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में 3 एंजाइम और 5 को एंजाइम यहाँ पर मिलकर इस पूरी अभिक्रिया को मीडिएट करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, लेकिन फाइनली हमें इस अभिक्रिया के उपरांत एसिटिल को एंजाइम ए प्राप्त होता है और यही एसिटिल को एंजाइम ए आगे क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। चलिए शुरू करते हैं हम आगे क्रेब्स साइकिल को। इससे पहले एक बार पुनः वापस थीम देख लेते हैं। क्या थीम हुई थी कि ये पाइरुवेट जो था इसका निर्माण हुआ था साइटोसोल में, और इस साइटोसोल से यह पाइरुवेट प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करता है तो सबसे पहले रिएक्शन होती है, इससे CO2 का मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो CO2 है ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है और NAD जो है HN को ग्रहण करके NADH2 में बदलता है दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में इसी स्थान पर को एंजाइम ए जुड़ जाता है और एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। और पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ से आगे इस एसिटिल को एंजाइम ए से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल संपन्न होता है। यानी एसिटिल को एंजाइम ए अब क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है और यह क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। चलिए शुरू करते हैं हम क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। हेंस क्रेब्स के सम्मान में इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA साइकिल इसलिए कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे हम कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि आगे इससे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। सिट्रिक एसिड जिसे सिट्रिक एसिड जो है 3 कार्बन वाला जो है होता है, इसका निर्माण होता है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इस पूरी अभिक्रिया के अंदर एसिटिल को एंजाइम ए प्रवेश करता है और यह ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O का निर्माण करता है और एनर्जी मुक्त होती है और इस एनर्जी से ATP का संश्लेषण होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि यह एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसलिए यह एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो एंजाइम इस क्रेब्स साइकिल में के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो मीडिएट करते हैं, वो सारे एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं, जो कि इस अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्रेब्स साइकिल का पूरा थीम है कि किस प्रकार से क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है। ये यहाँ पर पहली रिएक्शन है जहां पर एसिटिल को एंजाइम ए इस रिएक्शन में प्रवेश करता है।
यह एसिटिल को एंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है तो यह ऑक्जेलो एसीटेट से जुड़ता है। ऑक्जेलो एसीटेट जो है इसमें 1, 2, 3 और 4 ये 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होता है। एसिटिल को एंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं, तो टोटल 4 कार्बन यहाँ पर होते हैं, 2 कार्बन यहाँ पर होते हैं। ये दोनों मिलकर एक 6 कार्बन वाला कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिसके अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इससे जुड़कर जो है एक 6 कार्बन वाले कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और एसिटिल को एंजाइम ए जब ऑक्सिलो एसीटेट से जुड़ता है तब को एंजाइम ए इससे बाहर निकल जाता है, यानी ये केवल इतना सा मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से इस ऑक्सिलो एसीटेट से जुड़ता है और ये को एंजाइम ए से बाहर निकल जाता है, साथ में H2O का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है। फाइनली हमें यहाँ पर सिट्रेट प्राप्त होता है, जिसे सिट्रिक एसिड हम कह सकते हैं। तो सिट्रिक एसिड में प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इस सिट्रिक एसिड से H2O जो है ये बाहर निकलता है। H2O के बाहर निकलने से सिस एकोनिटेट प्राप्त हो जाता है, या सिस एकोनिटिक एसिड जिसे हम कह देते हैं। तो एक डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के उपरांत हमें सिस एकोनिटेट हमें प्राप्त हो जाता है। और पुनः यहाँ पर इसका हाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन यहाँ सेकंड स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ था, थर्ड स्टेप में पुनः हाइड्रेशन होता है, जल का अणु वापस जुड़ता है लेकिन ये डिफरेंट लोकेशन पर जुड़ता है और हमें यहाँ पर आइसोसिट्रेट हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें आइसोसिट्रेट का एक अणु जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आइसोसिट्रेट और सिट्रेट में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर इस कार्बन पर OH उपस्थित होता है, जबकि यहाँ पर इस कार्बन पर OH न होकर इस कार्बन पर OH। तो यहाँ पर OH की जो पोजीशन है इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाती है, तो इसे हम आइसोसिट्रेट कह देते हैं। अब यहाँ से आइसोसिट्रेट के बाद यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और NAD जो है NADH2 का निर्माण करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर NADH2 का क्रेब्स साइकिल के अंदर सबसे पहले NADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और क्रेब्स साइकिल के ऊपर दौरान पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी इस स्टेप में होता है। हालांकि इससे पहले जब एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण हुआ था तो फर्स्ट कार्बन का निष्कासन हुआ था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका निष्कासन हुआ है, लेकिन क्रेब्स साइकिल के दौरान पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन यहाँ पर हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से हमें एल्फा कीटो ग्लूटारेट प्राप्त हो जाता है, जिसके अंदर कार्बन की संख्या 5 हो जाती है। ये CO2 जो यहाँ से था, ये CO2 जो यहाँ से बाहर निकल जाता है और एल्फा कीटो ग्लूटारेट हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 5वें स्टेप में पुनः डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया होती है, वापस CO2 बाहर निकलता है और यहाँ पर आपको NADH2 भी प्राप्त होता है और CO2 भी प्राप्त होता है। सेम वही स्टेप है और यहाँ पर सक्सिनिल को एंजाइम ए प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर को एंजाइम ए इसके साथ जुड़ता है, तो को एंजाइम ए इसके साथ जुड़ जाता है, सक्सिनिल को एंजाइम ए प्राप्त होता है, जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर 4 कार्बन मौजूद है क्योंकि दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर निकलती है। क्रेब्स साइकिल के दौरान दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड निकली है और ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और इससे पहले एसिटाइल को एंजाइम ए के टाइम 3 बार कार्बन के अणु बाहर निकल गए। तो टोटल 3 अणु यहाँ से बाहर निकल गए। एक पाइरुवेट से 3 निकले हैं, तो 2 पाइरुवेट से टोटल मिलाकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और एक ग्लूकोज से इस प्रकार 6 कार्बन जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं और सक्सिनिल कोएंजाइम हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ से पहली बार एक अलग प्रक्रिया देखने को मिलती है कि जीडीपी जो है ये मुक्त होने वाली एनर्जी से जीटीपी का संश्लेषण करता है। यहाँ से जीडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर जीटीपी का निर्माण करता है और सक्सिनिल को एंजाइम ए से यहाँ से सक्सिनेट प्राप्त होता है और को एंजाइम ए यहाँ से मुक्त हो जाता है। तो को एंजाइम ए जब इससे मुक्त होता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी से जीडीपी जो है ये जीटीपी का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि एटीपी के समकक्ष होता है और एटीपी के समान ही एनर्जी उत्सर्जित करने का काम करता है। सक्सिनेट से वापस डिहाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन इस बार जो हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम NAD न करके FAD करता है
और FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली हमें फ्यूमेरेट प्राप्त होता है। 4 कार्बन वाला सक्सिनेट था, इससे 4 कार्बन वाला ही फ्यूमेरेट हमें प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम FADH2 करता है। अब डिफरेंस क्या है, NAD जो NADH2 बना है, इस NADH2 से ETS के दौरान 3 ATP का संश्लेषण होता है। NADH2 जो है ETS के दौरान 3 ATP बनाता है, जबकि FADH2 जो है इससे ETS से 2 ही ATP का निर्माण होता है। तो NADH2 की तुलना में FADH2 से 1 ATP अपेक्षाकृत रूप से कम बनता है। यह फ्यूमेरेट जो है यह हाइड्रेशन के द्वारा जल का अणु से जुड़ता है, जल का अणु से जुड़कर यहाँ से मेलेट का प्राप्त होता है। यहाँ पर OH इसके साथ OH जुड़ता है और इसके साथ H जुड़ जाता है। ये OH यहाँ से जुड़ गई है, H जुड़ गया और मेलेट हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर 9th स्टेप जो है इसमें फिर डिहाइड्रोजनेशन होता है और डिहाइड्रोजनेशन होने से एक H यहाँ से निकलता है, एक H यहाँ से निकलता है, तो हमें ऑक्जेलो एसीटेट हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। तो क्रेब्स साइकिल के उपरांत में हमें पुनः ऑक्जेलो एसीटेट प्राप्त हो जाता है और पूरे क्रेब्स साइकिल के दौरान एक NADH2 यहाँ पर बना है, दूसरा NADH2 यहाँ पर बना है और तीसरा NADH2 यहाँ पर बना है। तो पूरे क्रेब्स साइकिल के दौरान 3 NADH2 बनते हैं, एक FADH2 बनता है और एक GTP बनता है। तो पूरे क्रेब्स साइकिल की अगर बात करें 1, 2 और 3 NADH2 बनते हैं, 3 NADH2 है, एक NADH2 3 ATP बनाता है, तो टोटल 9 ATP हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक FADH2 है, इससे 2 ATP प्राप्त होते हैं, तो टोटल 9 और 2 11 ATP हो गए। एक GTP जो है ये ATP का समकक्ष होता है, तो एक ATP यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, तो टोटल 12 ATP हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो एक क्रेब्स साइकिल के दौरान हमें इस प्रकार 12 ATP के जो मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाते हैं और चूंकि पायरुविक अम्ल के 2 अणु होते हैं, तो इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम ये 2 प्राप्त होता है। तो एक क्रेब्स साइकिल से 12 ATP बनते हैं, 2 क्रेब्स साइकिल से टोटल 24 ATP हमें प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर आपने देखा था कि जब एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ था, आपने देखा था यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ए का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो एक NADH2 यहाँ पर बना था। तो टोटल 2 पायरुविक अम्ल थे, तो 2 NADH2 बने थे, तो 6 ATP हमें यहाँ से मिल गए। तो 24 और 6 30 ATP का शुद्ध लाभ हमें एक ग्लूकोज से हमें हो जाता है। तो हम वापस स्टेप बाय स्टेप क्रेब्स साइकिल को देखते हैं। अभी तक तो हमने एक थीमेटिक डायग्राम देखा था यहाँ पर, अब इस थीमेटिक डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हुई थी। तो पहला स्टेप जो है इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट से संयुक्त होता है। ऑक्जेलो एसीटेट में 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, ये संयुक्त होते हैं। एंजाइम होता है सिट्रिक एसिड सिंथेटेज और एक H2O का मॉलिक्यूल इससे यहाँ पर जुड़ता है। तो पहली रिएक्शन है जहां पर क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है, एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ता है और इससे 6 कार्बन युक्त सिट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो ये सिट्रिक एसिड बनता है जिसकी संरचना यहाँ पर इस प्रकार से है और साथ में कोएंजाइम ए हमें प्राप्त हो जाता है। कोएंजाइम ए इससे डिसोसिएट हो जाता है। स्टेप सेकंड और थर्ड है, इसके अंदर पहले इसका डिहाइड्रेशन होता है और फिर पुनः हाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर दोनों जगह ही एंजाइम काम करता है, एकोनिटेज एंजाइम काम करता है। तो सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड के साथ अब H2O जब बाहर निकलता है, उस कंडीशन में यहाँ पर एक H यहाँ से निकलेगा और एक OH यहाँ से निकलता है और H और OH जो बाहर निकल के इस प्रकार से सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं और H2 जब पुनः जुड़ता है तब H यहाँ पर जुड़ गया और OH यहाँ पर जुड़ गया, तो H और OH यहाँ पर जुड़कर आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार आइसोसिट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेप 4th और 5th जो है इसके अंदर दोनों ही स्टेप के अंदर इस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होती है। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसे मीडिएट करता है और आइसोसिट्रिक एसिड जो है इससे हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकलते हैं और हाइड्रोजन जब बाहर निकलते हैं तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, तो ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड कहते हैं और NAD से NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगला स्टेप है जिससे CO2 बाहर निकलती है, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। ये जो COOH ग्रुप है इससे CO2 बाहर निकल जाती है और यहाँ से आपको एल्फो कीटा ग्लूटारिक एसिड प्राप्त हो जाता है। और क्रेब्स साइकिल के दौरान सबसे पहले NADH2 का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के दौरान सबसे पहले CO2 उत्सर्जित होती है। स्टेप 6 और 7 है, यहाँ पर पुनः एसिटिल को एंजाइम ए इसमें संयुक्त होता है। ये बहुत ही टिपिकल स्टेप है, कई स्टेप साथ चलते हैं। एसिटिल को एंजाइम ए यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ से CO2 जो है ये उत्सर्जित हो जाती है। तो एसिटिल को एंजाइम ए जुड़ता है, CO2 उत्सर्जित हो जाती है। NAD इससे मुक्त होने वाले प्रोटॉन्स को ग्रहण करके NADH2 का निर्माण करता है। तो कई कार्य यहाँ पर साथ हो रहे हैं। फाइनली यहाँ पर सक्सिनिल को एंजाइम ए प्राप्त होता है। इसमें 5 कार्बन थे, 5 कार्बन से ये 4 कार्बन वाला सक्सिनिल को एंजाइम ए प्राप्त हो जाता है। यहाँ से इस जगह से CO2 निकली और यहाँ पर को एंजाइम ए यहाँ पर संयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार सक्सिनिल को एंजाइम ए प्राप्त होता है। यहाँ से को एंजाइम ए पुनः मुक्त होता है और इससे जो एनर्जी मुक्त होती है उस एनर्जी से GDP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर GTP का निर्माण कर लेता है और सक्सिनिल को एंजाइम ए से हमें सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। को एंजाइम ए यहाँ से मुक्त हो जाता है। अगला स्टेप जो है 8वां स्टेप, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम जो है यह FAD के द्वारा किया जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों हाइड्रोजन मुक्त होते हैं और इस प्रकार फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। 9वां जो स्टेप है, यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है और यहाँ पर इसका पुनः हाइड्रेशन होता है। पुनः हाइड्रेशन जब होता है OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा और H यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पर OH जुड़ गया है और यहाँ पर H जुड़ गया और इसे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये यहाँ पर 10वां स्टेप फाइनल स्टेप है जहां पर मैलिक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया होती है, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। NAD जो है मुक्त होने वाले H2 हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार क्रेब्स साइकिल की अभिक्रिया पूर्ण होती है और फाइनली अंत में हमें पुनः ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। हमने देखा था कि क्रेब्स साइकिल की शुरुआत भी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से होती है और फाइनली अंतिम उत्पाद के रूप में हमने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसीलिए क्रेब्स साइकिल जो है एक चक्रीय प्रक्रम होता है। अगर पूरी बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 8 ATP प्राप्त हुए थे। पायरुविक एसिड जो है का जब एसिटिल को एंजाइम ए में रूपांतरण हुआ था तब 2 NADH बने थे। प्रत्येक एक NADH 3 ATP बनाता है, टोटल 6 ATP हो गए। क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH के एक साइकिल में 3 मॉलिक्यूल बनते हैं तो 2 साइकिल के दौरान 6 मॉलिक्यूल बने हैं तो 18 ATP, क्योंकि 3 ATP एक से बनते हैं तो 18 ATP। एक क्रेब्स साइकिल में एक FADH2 बनता है, 2 क्रेब्स साइकिल इसलिए 2 FADH2 बने हैं। एक से 2 ATP प्राप्त होते हैं तो टोटल 4 ATP बन गए। एक क्रेब्स साइकिल में एक GTP बनता है, 2 क्रेब्स साइकिल में 2 GTP बन गए जो कि 2 ATP के समकक्ष है। तो टोटल यहाँ पर ये 24 ATP हो गए, ये 6 ATP और ये 8 ATP, तो टोटल 38 ATP का शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होता है एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से। तो रेस्पिरेशन के दौरान जब एक ग्लूकोज का अणु विखंडित होता है तो फाइनली हमें 38 ATP का शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया जो है इसका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल पूरा होता है कि किस प्रकार से इसका विखंडन होता है ये हमने पढ़ा था। आगे की क्लास में हमने पढ़ेंगे कि जो NADH2 और FADH2 बने हैं ये किस प्रकार ETS में प्रवेश करके ATP का संश्लेषण करते हैं। ये हम आगे की क्लास में ETS में पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।